बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, इसका जो स्पेसिमेन पेपर है, पेपर 2, ये हम करेंगे। और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज अटेम्प्ट करेंगे। और ये स्पेसिमेन पेपर एज आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर लॉन्ग के जितना ये पूरे का पूरा पेपर में जितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वो आप सारे के सारे ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे उसके लिए एक गाइडलाइन है एग्जामिनर की तरफ से कि पेपर जो है पैटर्न का क्या होगा। तो इसको आप करेंगे तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे सेट करेगा एग्जामिनर, और आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक इसके मैंने एक दो क्वेश्चन तो मैं इसके करा चुका हूँ। बाकी आज हम जो इसको करते हैं, आई विल ट्राई के इसके जितने भी पेपर्स इसमें आए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, उसको हम करें। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और वो कैश बुक से रिलेट करता है। आप लोगों ने कैश बुक अगर बनाई है तो अच्छा है, और अगर नहीं बनाई है तो आप कैश बुक को यूँ समझें, 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है। 3 कॉलम कैश बुक जो है वो इज़ नथिंग, सिंपली क्या है कि जो आपका कैश का लेजर है, बैंक का लेजर है, और डिस्काउंट अलाउड जो आप कस्टमर्स को देते हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो आप अपने सप्लायर से आपको मिलता है, इन चारों के लेजर को अगर मैं एक जगह रख दूँ उठाकर, तो उसे हम 3 कॉलम कैश बुक का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आ रही होती हैं। इसमें कैश आ रहा होता है, बैंक आ रहा होता है, और डिस्काउंट अलाउड आ रहा होता है। डेबिट साइड अगर हम देखें, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट होता है, क्योंकि ये एक तरीके का एक्सपेंस है कि हम अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं। तो जब हम कस्टमर्स को देंगे तो फॉर एग्जांपल 500 रुपये, अगर 500 रुपीज़ आपको अपने कस्टमर से लेने हैं और वो आपको 450 देता है, तो 450 का आपको अगर कैश मिल रहा है तो 50 का आप डिस्काउंट देंगे, तो डेफिनेटली डिस्काउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। कैश डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड की जो नेचर होती है वो एक्सपेंस की होती है, और वो डेबिट साइड आता है। तो कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट साइड के ऊपर 3 कॉलम हो गए। इसी तरीके से कैश और बैंक की पेमेंट, कैश के थ्रू भी आप पेमेंट कर रहे होंगे, चेक के थ्रू भी पेमेंट कर रहे होंगे, तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड आपको पता है कि एक्चुअली आपके सप्लायर से आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल कि $500 अगर आपको पे करने हैं अपने सप्लायर को, और आपने $450 पे करे, तो अकाउंट्स पेएबल जो लाइबिलिटी है वो तो पूरी 500 से आप डेबिट करेंगे। लेकिन आप बैंक जो डेबिट करेंगे अगर चेक के थ्रू कर रहे हैं तो 450 से करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो आप क्रेडिट करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की नेचर जो होती है वो इनकम की होती है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट साइड पर आ गया, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपकी क्रेडिट साइड पर चला गया। तो कैश बैंक का डेबिट साइड हो गई, और कैश बैंक की क्रेडिट साइड हो गई। 2 कॉलम्स ऐड हो गए, इसलिए इसको हम कहते हैं कि 3 कॉलम डेबिट पर आ जाएंगे और 3 कॉलम्स जो हैं वो क्रेडिट पर आ जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने नहीं भी बनाई है पहले और एग्जाम में आती है, या थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस करें, और जिन लोगों ने, बच्चों ने प्रैक्टिस की हुई है, उनके लिए तो और एडवांटेजेबल है कि दे अंडरस्टैंड कि क्या होती है। तो अगर आप डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट और लेजर का कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप आराम से 3 कॉलम कैश बुक बना सकते हैं। और ये भी रिकरिंग नेचर के पेपर्स हैं जो एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो आई थिंक हम इसको शुरू करते हैं। Shahid is a trader. He maintains a full set of accounting records, including a 3 column cash book. On 1st August 2017, Shahid had the following balances in cash book. शाहिद के पास जो थे वो ये बैलेंसेस थे 1 अगस्त 2017 को। कैश का बैलेंस ये था, और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश का बैलेंस अगर डेबिट क्रेडिट ना दिया जाए आपको, और इसी तरीके से बैंक का अगर कोई बैलेंस आपको लिख कर नहीं दे रहा है कि डेबिट क्रेडिट है, तो ये नॉर्मली एसिड्स हैं और इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो ये ब्रिंगिंग डाउन माने बीडी करके हम आगे लेकर आएंगे कि ये हमारे पास बैलेंस है, $50 हमारे पास कैश मौजूद था 1 अगस्त 2017 को। और बैंक ओवरड्राफ्ट का आपको पता है कि बैंक में जो आपके पैसे थे, आपने ज़्यादा पैसे बैंक से निकाल लिए। तो जब बैंक से ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो ये एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा। 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, हम इसको हाथ के हाथ देख लेते हैं। देखिए, 3 कॉलम कैश बुक, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये कैश, बैंक
और ये डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट साइड के ऊपर आ गया, ये डेबिट साइड है इसकी आप समझने के लिए, और ये इसकी क्रेडिट साइड कहलाती है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कैश बैंक, ये इसकी क्रेडिट साइड पर आ गए। बैलेंस बिल्डी देखें, कैश का बैलेंस $50 आपको दिया हुआ है, आपने कैश के कॉलम में लिख दिया। आप ये समझें कैश का लेजर है, ये कैश की डेबिट साइड है, ये कैश की क्रेडिट साइड है। ऐसे ही ये बैंक की डेबिट साइड है, ये बैंक की क्रेडिट साइड है। डिस्काउंट अलाउड आप कस्टमर को देते हैं तो डेबिट साइड पर आ गया, और डिस्काउंट रिसीव्ड आप सप्लायर से रिसीव करते हैं तो क्रेडिट साइड पर आ गया। तो $50 का बैलेंस तो यहाँ आ गया बिल्डी, ब्रिंगिंग डाउन। पीछे से हम लेकर आ रहे हैं 1 अगस्त 2017 को, और ये क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद ये है कि बैंक के पैसे आप पर चाहिए, इसलिए आप इसको क्रेडिट साइड पर लिखिएगा। ये डेबिट बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद है ये क्रेडिट बैलेंस है। तो आपने इसको इस तरीके से सिंपल इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया लाके। उसके बाद हम पढ़ते हैं शाहिद इज ट्रांजेक्शंस फॉर अगस्त 2017 इंक्लूडेड द फॉलोइंग, कि ये उसने ट्रांजेक्शंस किए हैं, जो लेन देन इसकी हुई है वो हम पढ़ते हैं, और इसको कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में कहता है कि कंप्लीट शायद इस कैश बुक ऑन द पेज अपोजिट। पेज अपोजिट वही है जो हम बना रहे हैं, इसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आपको पेज अपोजिट करके वही देखें दिया हुआ है, तो हम इसी को बेसिकली हल कर रहे हैं। और आगे क्या कहता है, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 सितंबर 2017। जैसे हमने देखे बीडी बैलेंस, बीडी जो है हमने अभी जो लिखा है, इसी तरीके से जब ये कैश बुक हम कंप्लीट कर लेंगे तो जो बैलेंसेस आएंगे वो फिर हम बीडी करके 1 सितंबर को इसी तरीके से ले आएंगे। अभी हम पढ़ते हैं अगस्त की 9 तारीख को क्या हुआ। अ चेक रिसीव्ड इन जुलाई फॉर $362 फ्रॉम EN सप्लाईज was dishonored by the बैंक, कि एक सप्लाईज हमने फ्रॉम EN सप्लाईज से एक चेक हमें रिसीव्ड हुआ था, ये हमारा कस्टमर था 1 जुलाई को, $362 का, ये डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मकसद है कि बैंक ने फॉर वट एवर रीज़न, राइटिंग के इश्यूज थे या इनसफिशिएंट फंड था EN सप्लाईज के पास, जो आपका चेक डिसऑनर्ड होता है, देयर आर मैनी रीजंस। अपेरेंटली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हो सकता है इसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं हो, इसने चेक को लिखने में कोई मिस्टेक कर दी हो, या इस जो चेक इसने हमें दिया है वो चेक बुक ही बैंक के पास एक्टिव नहीं हुई है अभी, तो देयर में भी मल्टीपल रीजंस। बहरहाल ये डिसऑनर्ड हो गया। जब डिसऑनर्ड हुआ तो फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा, जब चेक हमने रिसीव किया होगा तो बैंक को डेबिट किया होगा हमने, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया होगा। अब ये चेक डिसऑनर्ड हो गया तो इसका मकसद है बैंक में तो ये पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक का मकसद है कि बैंक को हम डेबिट कर चुके हैं तो अब हमें बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने अपना एसेट क्रेडिट कर दिया था, अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर के अकाउंट को, उसको हमें डेबिट करना चाहिए। तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, तो बैंक की क्रेडिट साइड आपको पता है ये होती है, और इसके अंदर EN सप्लाईज डिसऑनर्ड चेक का हवाला देके देखें आपने बैंक की क्रेडिट साइड माने कैश बुक कि आपने इस साइड के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो एज आई टोल्ड यू, कीप इट इन योर माइंड, दीज आर द डेबिट बैलेंसेस, दीज आर द क्रेडिट बैलेंसेस। बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री आपने पास कर दी। आगे कहते हैं पेड $54 बाय चेक फॉर फ्यूल ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल। प्राइवेट मोटर व्हीकल के लिए आपने चेक से पेमेंट करी तो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक को क्रेडिट कर दिया $54 से, बल्कि ये आपने फॉर प्राइवेट मोटर व्हीकल। अब प्राइवेट मोटर व्हीकल का मकसद है कि जो ऑनर है शाहिद साहब जो है, इनकी अपनी गाड़ी थी और इस गाड़ी के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया। तो आपको पता है कि ऑनर्स के ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको हम ड्राइंग में डालते हैं, तो ड्राइंग को डेबिट करके बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। तो देखें यहाँ जो रेफरेंस देंगे वो ड्राइंग का रेफरेंस देंगे, और $54 को हमने बैंक क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। आगे आते हैं, ट्रांजेक्शन क्या कहता है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मरियम टू सेटल हर डेट ऑफ $520 लेस 2.5% कैश डिस्काउंट। कि मरियम को हमने, मरियम हमारी कस्टमर है, हमने उससे एक चेक रिसीव किया $520 का टू सेटल हर डेट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, फाइनल सेटलमेंट कहलाती है कि इसके अकाउंट को हम सेटल कर रहे हैं। फाइनल सेटलमेंट भी हो सकती है, और ये इसका जो डेट है $520 का जो उसको बेचा था उसकी कोई पर्टिकुलर इनवाइसेस होंगी, उनको हम सेटल कर रहे हैं। मरियम क्योंकि कस्टमर है हमारी, तो इसको मजीद भी फ्यूचर के अंदर हम करेंगे, लेकिन इसकी सर्टेन इनवाइसेस जो हैं उसको हम सेटल कर रहे हैं। जो $520 की थी उस पर हमने इसको 2.5% कैश डिस्काउंट दिया।
तो आपको पता है 520 का आप सिंपल ये करें कि 520 को मल्टीप्लाइड कर दें 2.5% से, ताकि आपके पास डिस्काउंट आ जाए, और ये $13 का डिस्काउंट आपका निकल गया। तो 520 का अमाउंट था, $13 का आपने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो फिर इसका मकसद है जो पेमेंट हुई है वो कितनी हो गई, 507। तो 507 की आपने असल में इसका जो पैसा आपको मिला, जो मरियम ने आपको पैसा दिया वो कितना दिया, 507। और पैसा अगर दिया है, चेक आपको रिसीव्ड हुआ है, तो फिर डेबिट साइड पर लिखेंगे, और डेबिट साइड पर देखें 507 आ गया। आपने मरियम का रेफरेंस दिया, और डिस्काउंट अलाउड मैंने बताया था जब कस्टमर को देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लाके आपने 13 लिख दिया, और बैंक चेक जो आया आपके पास 507 का आया, इसकी आपने यहाँ कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दिया। कि आगे कहते हैं पेड $400 बाय चेक, आपने पेमेंट करी $400 की चेक के जरिए। दिस इंक्लूडेड $365 फॉर न्यू ऑफिस इक्विपमेंट्स। इसमें शामिल क्या था कि $365 जो है वो न्यू ऑफिस इक्विपमेंट आपने खरीदी उसके लिए था। एंड द बैलेंस वाज फॉर रिपेयर टू एग्जिस्टिंग ऑफिस इक्विपमेंट, और बाकी जो था वो जो आपके पास मजीद जो एग्जिस्टिंग पड़ी हुई थी ऑफिस इक्विपमेंट उसकी रिपेयर आपने कराई। तो आपने क्या करा, $400 थे, देखिए $400 को दो हिस्सों में बांट लें। इसमें 365 की तो न्यू इक्विपमेंट हो गई, और जो $35 था वो रिपेयर में चला गया। एनी हाउ बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो बैंक की क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे, और बैंक की क्रेडिट साइड के ऊपर जब लिखेंगे तो हमने लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट 400 को देखें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए 365 लिखा आपने, और रिपेयर के लिए 35 लिख दिया। दो हिस्सों में देखें $400 था, इसमें 365 न्यू ऑफिस इक्विपमेंट, तो न्यू ऑफिस इक्विपमेंट का हवाला देके 365 आ गए, और बाकी 400 में से 365 को माइनस करें तो रिपेयर्स के लिए 35 ये आपके पास आ गया। ये भी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद कहता है कैश सेल्स, सेल्स आपने करी कैश के थ्रू। कैश आपके पास 3224 से आया, कैश की डेबिट साइड ये है, 3224 आ गया, ये आपने इसमें सेल्स का हवाला दिया, तो ये एंट्री भी आपकी सिंपल हो गई। उसके बाद पेड ऑल द रिमेनिंग कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट $100। नाउ दिस इज द ट्रिकी पॉइंट। कहता है पेड ऑल द रिमेनिंग कैश, के जितना भी कैश बचा था वो सारा बैंक के अंदर जमा करा दिया, और सिवाय $100 को छोड़ के। $100 आपके पास रहे, बाकी आपने सब जमा करा दिया। अब जब ये वाली सिचुएशन आ जाए तो आप सिंपल ये करें कि इसका लेजर का बैलेंस कर लें, कैश के लेजर का, क्योंकि कैश देखें डेबिट साइड पर आपके पास 50, अपेरेंटली कैश में क्रेडिट साइड पर कोई एंट्री अभी तक नहीं आई। तो इसका मकसद है आपने जब इसका लेजर का टोटल करा कैश की डेबिट साइड का 3274 ये टोटल वो आ गया। इस टोटल में से $100 आपको रोकने हैं, तो बैलेंस सीडी एक्चुअली आपका $100 का आ गया, और जो बैलेंस इक्वल करने के लिए 3174, ये 3174 जो है ये ट्रिकी पार्ट है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मकसद ये हो गया क्योंकि दो लेजर आप एक साथ बना रहे हैं कैश और बैंक के, तो कैश अगर क्रेडिट होगा तो बैंक डेबिट होगा, और क्योंकि बैंक भी कैश बुक के अंदर आ रहा है डेबिट साइड के ऊपर, तो अगर 3174 जो है कैश को आपने क्रेडिट किया है तो एग्जैक्टली इसी साइड से ये 3174 जो है बैंक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। तो ऐसी एंट्री जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, कैश डेबिट हो रहा है, इसे हमारी इस सिचुएशन के अंदर कैश क्रेडिट हुआ और बैंक डेबिट हुआ, तो देखें बैंक की डेबिट साइड पर हमने इस 3174 को रिकॉर्ड किया, और कैश की क्रेडिट साइड पर और $100 का बैलेंस हमने अपने पास रोक लिया। और इसके आगे देखें एक लिखा हुआ है सी, छोटा सा सी के माने होते हैं कॉन्ट्रा, और इसके बैंक के आगे भी हमने छोटा सा सी लिखा, सी का मकसद है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा, हर वो एंट्री कॉन्ट्रा होगी जिसमें ये कैश और बैंक आ रहे होंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री कुछ नहीं होती, सिंपल सी एंट्री है जिसके अंदर कैश और बैंक आएगा। आपको सिर्फ समझना है ये लेजर है, कैश को आपने क्रेडिट किया और बैंक को डेबिट किया, और देखें इस तरीके से आपने कॉन्ट्रा करके इसको रिकॉर्ड कर लिया। बैंक भी क्रेडिट हो सकता है, कैश डेबिट हो सकता है, जो प्रिंसिपल है वो अपनी जगह सेम रहेगा, उसे अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट और बैंक डेबिट हुआ, और ये आपकी तमाम ट्रांजेक्शन्स पूरी हो गई। उसके बाद आपने कैश का लेजर तो कर ही दिया $100 रख के, अब बैंक का भी कर दें। बैंक की डेबिट साइड जो है वो 7966 आई है, इसको आप टोटल कर लिया, और टोटल करने के बाद में आपने देखा कि क्रेडिट साइड का जब टोटल किया तो ये पहले आप रफ साइड पर कर लीजिएगा आसानी के लिए। रफ साइड पर करने से ये होगा किसी
जगह करने से कि आपको पता होगा यार एक्चुअली कौन सी साइड डेबिट है मेरी, बैलेंस मुझे लिखना कहाँ है। तो यहाँ देखें क्रेडिट साइड जब आपने लिखी तो 7966 आ रही है, और 7966 करके आपको लग गया कि यार ये वाली साइड मेरी कम है। तो जो साइड कम हो उस साइड पर आप बैलेंस सीटी करके बराबर कर दें ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। ये लेजर जब आपने पढ़े हैं तो लेजर में आपने ये पढ़ा होगा कि डेबिट बैलेंस किस तरीके से करते हैं। तो जो साइड हमारी छोटी होती है उसके ऊपर हम बैलेंस रेडी करके दोनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ करा। 7966 का टोटल था, तो इसका मकसद है बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ गया और कैश का डेबिट बैलेंस आया, क्योंकि देखें बैलेंस रेडी कैश का यहाँ लिखा हुआ है और इसका यहाँ लिखा है, और बाकी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड आया ही नहीं है, तो इसलिए इसके बैलेंस का मसला नहीं है। और ये जो बैलेंस होने वाले अकाउंट होते हैं ब्रिंगिंग डाउन वाले, वो सिर्फ एसेट अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस अकाउंट्स को आप फॉरवर्ड नहीं करें, वो हर बैलेंस के हो गए, हर पीरियड के वहीं क्लोज हो जाएंगे। तो डिस्काउंट अलाउड आपका $13 था, आपने इसका टोटल कर लिया, और ये जो नेक्स्ट ईयर के ऊपर जब बैलेंस लेकर आएंगे, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी बन जाएगा। अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंस सीडी है तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, और अगर डेबिट साइड पर बैलेंस सीडी है तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ये शो कर रहा है कि कैश आपके पास $100 है और बैंक के पैसे आपके ऊपर 4285 है। सॉरी, तो ये आपने देखा कि कैश बुक बनी। कैश बुक बहुत सिंपल होती है, अगर आपके समझ में दो तीन कंसेप्ट, जिसमें से लेजर किस तरीके से बनते हैं। ये कैश और बैंक का लेजर जो है बेसिकली लेजर की ही एक शक्ल होती है कैश बुक। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं भी पढ़ी है कैश बुक कभी, वो अगर देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आप समझ लें बहुत आसान है। अगर 2-3 सालों के आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 सालों के और पेपर मैं आपको करा दूंगा ताकि आपको आसानी से कैश बुक समझ में आ जाए कि क्या होती है, और कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो लाइफ इज सिंपल, और आप बहुत आराम से ये सवाल आप कर सकते हैं एग्जाम में। अगला अगला ये पार्ट हमने कर लिया, अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या कहता है, वही हमने कैश बुक बना ली। कैश बुक बना के अगला कहता है द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वाज अवेलेबल ऑन 31 अगस्त 2017। ये अकाउंट था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, शायद जिसके हम इस वक्त अकाउंटेंट हैं, इसका हम काम कर रहे हैं। इसकी किताबों में मरियम का अकाउंट दिया हुआ है। मैं देखें ये बड़े ध्यान से समझिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शाहिद का है और हम शाहिद के अकाउंटेंट हैं, शाहिद साहब के, और ये मरियम जो है ये बेसिकली हमारी कस्टमर है, इसका लेजर हम बना रहे हैं। तो इसका डेबिट और क्रेडिट है। बैलेंस ड्यू आपको पता है $520 इसका बैलेंस था। ये दिया हुआ नहीं है, दिया इसने इस सवाल में बताया कि 520 का, हम पढ़कर भी ऊपर आ रहे हैं कि मरियम का जो 520 का जो हमें चेक रिसीव हुआ था 2.5% जो कैश डिस्काउंट हमने इसको दिया, तो ये इसको लेजर में इसने हमें बताया कि इतना बैलेंस था। गुड्स ये कहता है कि हमने इसके अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि इसको माल बेचा हमने $340 का। रिटर्न से इसको हमने माल, बल्कि इससे माल वापस आया हमारे पास $24 का, इसने हमें माल वापस कर दिया। पेमेंट, इसने हमें पेमेंट कितनी करी है अभी हम ऊपर भी पढ़कर आ रहे हैं कि इसने हमें $507 का चेक हमें इसने हमें दिया और हमने इसको डिस्काउंट दिया $13 का। तो ये करके सवालिया निशान इसने लगाए हुए हैं कि ये कितना बैलेंस इसका ड्यू बाकी बचा है। तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअली मांग क्या रहा है हमसे। कहता है शो द बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, के बिजनेस डॉक्यूमेंट आप बताएं, द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री शायद वुड यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विच अपीयर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। के बिजनेस डॉक्यूमेंट बताएं कि शाहिद जो है वुड यूज़, के शाहिद कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट यूज़ करेगा इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिए शाहिद जो क्या करेगा, शाहिद के पास इससे दो इसने हमें बताया, एक तो गुड्स है, एक रिटर्न है। तो गुड्स जब बेचते हैं तो आपको पता है सेल्स इनवाइस बनती है हमारी, कि हम इनवाइस बनाते हैं और इनवाइस बना के हम जो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री होती है वो सेल्स बुक होती है। सेल्स जर्नल होता है जिसके अंदर हम तमाम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने इसके अकाउंट को क्रेडिट किया तो हम क्रेडिट नोट इसको इशू करते हैं, और क्रेडिट नोट जो है वो सेल्स रिटर्न जर्नल बनता है जिसमें तमाम रिटर्न को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, गुड्स के लिए हम सेल्स इनवाइस बनाएंगे, इनवाइस बना के हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और जो किताब होती है उसे सेल्स जर्नल कहते हैं हम।
इसी तरीके से अगर हमने रिटर्न वापस आ रहा है कस्टमर से हमारे पास, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं और सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। मेरा एक लेक्चर है, अगर आप ओ लेवल अकाउंटिंग कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो ओ लेवल अकाउंटिंग के लेक्चर्स हैं, उसके अंदर मैंने बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री को बहुत डिटेल्ड से पढ़ाया है वहाँ पर कि कितनी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज होती हैं, वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा वो जाके उसको देखें, तो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कितनी किस्म की होती हैं, ये सारे कंसेप्ट उनके वहाँ पर क्लियर होंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे। आगे वो हमसे क्या कहता है, आगे हमसे कहता है प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ शाहिद एज एज इट वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ मरियम। अब इसने हमसे एक बताया है कि शाहिद का अकाउंट बनाए एज इट वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ मरियम, कि अब आप मरियम के अकाउंटेंट बन जाए थोड़ी देर के लिए। आप ये समझें कि अब आप शाहिद साहब के अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि आप मरियम के अकाउंटेंट हैं, और मरियम की किताबों के अंदर क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके कंसेप्ट सही हैं, डेबिट क्रेडिट आपकी समझ में सही से आ रहा है, तो आपको पता है कि हम अगर शाहिद के अकाउंटेंट थे तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते थे, क्योंकि हमें पैसा लेना होता था, माल हमने बेचा था। अगर हम मरियम के अकाउंटेंट बनेंगे तो हमें ये पैसा देना होगा, हम लाइबिलिटी अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे और परचेजेस का इस्तेमाल हो जाएगा वहाँ पे, जहाँ तो रिवर्स कर देंगे हर चीज़ को। हम किस तरीके से रिवर्स करेंगे वो हम देख लेते हैं। सिंपल मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ कि जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ इसने आपको दी है, अगर आप इंटेलिजेंटली इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और आपको समझ में आ जाएगा। देखें, ये बैलेंस ड्यू तो 520 था, तो बैलेंस अगर 520 था तो बैलेंस तो देखें 520 ही रहेगा। अगर हम मरियम के अकाउंटेंट हैं तो ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। क्रेडिट साइड पर क्यों है? क्योंकि मरियम को ये पैसे देने हैं, तो मरियम का बीडी जो है वो क्रेडिट साइड पर होगा। ये लेजर बन रहा है तो ये एक्चुअली अकाउंट्स पेएबल अकाउंट है, क्योंकि मरियम के लिए ये पेएबल है, तो इसका ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट क्योंकि लाइबिलिटी होती है एंड मरियम हैज़ टू पे टू शाहिद, तो हम क्रेडिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करेंगे 520 को जो दिया हुआ था। अब सारे सब चीज़ें रिवर्स हो जाएंगे। देखिए, 340 का शाहिद साहब ने माल बेचा, इन्होंने डेबिट किया था, तो इन्होंने डेबिट किया था क्यों? क्योंकि ये पैसा लेना था मरियम से, हम मरियम के अकाउंटेंट हैं तो मरियम को ये पैसा देना है, इसलिए मरियम जो है इस 340 को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगी। वो 340 वहाँ डेबिट था, देखें यहाँ पर क्रेडिट हो गया, क्योंकि मरियम को पे करना है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल शाहिद का क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड पर आ गया। इसी तरीके से 24 की मरियम ने चीज़ें वापस करी, तो हमने क्या एंट्री पास करी? सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मरियम क्या करेगी? अकाउंट्स पेएबल डेबिट ये डेबिट कर देगी और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करेगी। देखें, ये डेबिट साइड पर आ गया। इसी तरीके से इसने मरियम ने एक चेक दिया 507 और 13 का जो है डिस्काउंट था, तो ये चेक हमें मिला, तो मरियम ने ये चेक पे किया होगा, और चेक मरियम ने अगर पे किया होगा तो उसने क्या करा होगा? अकाउंट्स पेएबल को डेबिट किया होगा और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया होगा। तो देखें क्या हुआ कि बैंक को उसने डेबिट कर दिया 507 से, लाइबिलिटी को डेबिट कर रहा है, यानी शायद अकाउंट दो चीज़ों की वजह से डेबिट होगा, एक बैंक से जो पेमेंट हुई है और दूसरे हमें जो डिस्काउंट मिला है, क्योंकि एंट्री क्या पास होगी? अकाउंट्स पेएबल डेबिट शाहिद का, और वो कितने से होगा? ये होगा आपका 520 से। और क्या होगा? बैंक क्रेडिट हो जाएगा 507 से, और परचेजेस डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा 13 से। तो ये मिलके 520, देखें दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई, और ये आपने बस यही ट्रांजेक्शन्स थी सारी की सारी। फिर आपने इसको बैलेंस कर दिया। इसका जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड है वो 860 है, और डेबिट साइड क्योंकि कम था तो बैलेंस सीडी आ गया 316, और ये बैलेंस सीडी जो है वो अगले महीने आके बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो ये आपने मरियम की किताबों के अंदर शाहिद का अकाउंट बनाया। सिंपल लेजर का कंसेप्ट है इसके अंदर, कि अगर आपको समझ में लेजर आता है ढंग से। शाहिद की किताबों में मरियम जो थी वो एज ए कस्टमर थी,
और मरियम की किताबों के अंदर शाहिद साहब जो हैं वो ऐसे सप्लायर हैं कि जिससे ये माल खरीदती है और पेमेंट करती है। तो इसको लाइबिलिटी और एसेट्स अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो ज़िंदगी आसान होगी। आपने देखा कि सिंपल क्वेश्चन था कैश बुक का जो हमने करा, और ये जो स्पेसिमेन पेपर है इसके हम मेरा ख्याल है क्वेश्चंस हम 2-3 कर चुके हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इसके जो सवालात हैं अगर हम देखें कि अगला सवाल कौन सा है नेक्स्ट, यास्मीन था, यास्मीन की गारमेंट्स फैक्ट्री। तो ये जो है ये सवाल हम कर चुके हैं। अगर आप अगेन यूट्यूब चैनल पे जाएं कराचीज एकेडमी के, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जब हम पढ़ रहे थे हमने इसको देखा था, तो हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट हो चुका है। और अगला हम देखते हैं कि अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन। Amla is a trader. His financial year ends on 31st December. Amla maintains one combined account for the rates and insurance. तो rates and insurance एडजस्टमेंट वगैरह की ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये फिर हम नेक्स्ट इसको हम कर लेंगे। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कोशिश करेंगे सारे कंप्लीट हों। तो आज हमने कैश बुक पढ़ी। होप आपको आपकी समझ में आया होगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और कोई भी आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अंदर अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी हो एग्जामिनेशन का, अगर आप हवाला दे दें कि कौन सा ईयर है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ट्रबल कर रहा है, अगर कोई कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा है, किसी जगह आपकी क्लैरिटी नहीं है कि यार इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो वो भी कमेंट्स के कॉलम के अंदर लिखें वहाँ पर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के वो जो कंसेप्ट है आपका वो मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊं, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ये नॉलेज जो हम यहाँ से स्प्रेड कर रहे हैं इसके फैलाने में हेल्प करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।